KP classes dedicated to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्कोर बूस्टर सीरीज। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। क्या एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आपको आंसर आता है तो डेफिनेटली आप टिक करिए विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। दूसरा, अगर आपको नहीं आता फिर भी आप 50-50 लॉजिक यूज करके एमसीक्यू के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एमसीक्यूज के थ्रू ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स सी विद एमसीक्यू नंबर 1। सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देखो, अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है ये देखिए। ठीक है, वाज फॉर्म। अब दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपका प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरा जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 के बाद हुआ था। अब चलिए 1947 में हुआ था। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, शाह कमीशन, नीति आयोग। एक ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? नीति आयोग का। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉर्म ये 2015 में हुआ है और रिप्लेस किसको करा है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा है। तो नीति आयोग तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म नहीं हुआ था। ठीक है, अब तीन ऑप्शंस बचे हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई 66% टू गेट द राइट आंसर, क्योंकि एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। दिस माय फ्रेंड इज द एलिमिनेशन ट्रिक। सेकेंडली, अब बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसकी बात करें। चैप्टर 1 में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन की डेट मेंशन है कि कब फॉर्म हुआ था एंड डेट क्या है आपका? 24 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950 उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, उस तारीख पे फॉर्म हुआ था। तो ईयर क्या हुआ? 1950। तो ये भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आ जाता है आपकी 50-50 पे। हम 50-50 को यूज करके ये एमसीक्यू सॉल्व होगा। शाह कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। ठीक है, शाह कमीशन भी आपका बाद में फॉर्म होता है अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है। इमरजेंसी की इंक्वायरी करने के लिए शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड, तो ये इमरजेंसी के बाद होता है 1977 में। अब बचा प्लानिंग कमीशन, तो राइट आंसर इज प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये हो गया आपका लॉजिक। और अगर आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना, डायरेक्टली बैक बेंचर की तरह आंसर देना है, भाई प्लान डेवलपमेंट प्लान्ड, उसके लिए तो प्लानिंग कमीशन ही चाहिए, तो प्लानिंग कमीशन विल बी द राइट आंसर। दैट्स इट। सो ये दो तरीकों से हमने देखा था हाउ यू कैन सॉल्व एमसीक्यू। ठीक है, ये एक हो गया लॉजिक बेस पे, एक हो गया कि अगर आप क्वेश्चन में ही आपका हिंट मेंशन है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हिंट वाज मेंशन कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड प्लान डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड, जिसका काम क्या था? 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस करना, 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली अपोज ज्वाइनिंग ऑफ इंडियन यूनियन? चलिए ऑप्शंस में क्या है? बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर एंड ग्वालियर। अब देखें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। ये बहुत इजी है। ये सारे क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज और कुछ आपके सैंपल पेपर से डिराइव किए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रिंसली स्टेट ने इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में अपोज किया, उसके बाद इंडियन यूनियन ज्वाइन कर दिया? आप में आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में डायरेक्टली एक ही प्रिंसली स्टेट का मेंशन है जिसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो है हैदराबाद। ठीक है, बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर का मेंशन नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। तो अगर इसमें हैदराबाद ऑप्शन नहीं होता, कोई और प्रिंसली स्टेट होती, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाता। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ हैदराबाद ही ऑप्शन में अवेलेबल था, तो आंख बंद करके आपको हैदराबाद को टिक करना है। ये क्या हो गया आपका लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक। भाई तीनों का तो मैंने नाम ही नहीं सुना, ये प्रिंसली स्टेट थी भी या नहीं थी मुझे नहीं पता है, लेकिन हैदराबाद का तो मुझे पता है। क्यों? क्योंकि सीरीज बोर्ड एस्पिरेंट हूं मैं और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उसमें हैदराबाद का नाम मेंशन है। ठीक है, हैदराबाद का क्या सीन था? हैदराबाद वाज रूल्ड बाय निजाम हु वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज थे, इंडियंस थे, लेकिन स्टिल उसको इंडिपेंडेंट रहना था, ना उसको इंडियन यूनियन ज्वाइन करना था, ना पाकिस्तान ज्वाइन
करना था। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियस टर्मोइल हो गया, बट फाइनली हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो वाज ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा एंड फाइनली हैदराबाद वाज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अब बाकी इन तीनों की बात करें, यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस था भी नहीं, यहाँ पे कभी ऑपोजिशन था भी नहीं, तीनों ने वॉलंटरी, बाकी तीन प्रिंसली स्टेट्स बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर, तीनों ने वॉलंटरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा बिकॉज ये तीनों ही इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अब भी आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस पे गलती करते हैं। आइए देखिए इन ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। People started protesting against increase in the prices of essential commodities. लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा था फूड स्केर्सिटी एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट बिफोर द 4th जनरल इलेक्शंस। ठीक है, एंड फेलियर ऑफ मॉनसून, वाइडस्प्रेड ड्रॉट, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज कॉज द प्रॉब्लम। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, 4th जनरल इलेक्शन से पहले तो 3 जनरल इलेक्शंस हो चुके थे, 4th जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। उस टाइम पे ये सारी चीजों के अगेन लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इस वजह से इस जनरल इलेक्शन का टाइम पीरियड को डेंजरस डेकेड भी बोला जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं कि फेलियर ऑफ मॉनसून, वाइडस्प्रेड ड्रॉट, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। भाई 4th जनरल इलेक्शंस कब होना था, 1967 में होना था। ठीक है, उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी और इसके साथ साथ इंडो पाक वॉर जो 65 में हुआ था उससे भी हम लोग क्या कर रहे थे, ओवरकम कर रहे थे। वी वर स्टिल प्रोसेसिंग आउट, फिगरिंग इट आउट। सो इंडो पाक वॉर भी हुआ, 1967 में इलेक्शंस होना था एंड पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, रीजन भाई यही मेंशन है, क्योंकि अब देखो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए, फूड स्केर्सिटी हो गया, भाई ड्रॉट हो गया था पूरे कंट्री में, सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से प्रोडक्शन हुआ नहीं, लोगों तक पहुंचा नहीं और जितना अवेलेबल था वो बहुत लिमिटेड था, इसलिए उन्होंने एक्सपेंसिव कर दिया। ठीक है, सो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इधर असर्शन का मतलब क्या होता है, ये एक फैक्ट बोल रहा है जो ऐसा हुआ था और नहीं भी हो सकता, ये एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट है। और रीजन का मतलब क्या, इस रीजन की वजह से ये चीज हुई थी, तो ये होता है आपका असर्शन और रीजनिंग का मतलब। ठीक है, सो 4th जनरल इलेक्शन में टोटली डिससैटिस्फैक्शन था एंड मिड 60s के टाइम पर ही देयर वाज फेलियर ऑफ मॉनसून, ड्रॉट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड यस बोथ दीज थिंग्स आर रिलेटेड, ये लिंक्ड है भाई। अभी मैंने एक्सप्लेन करा, दोनों चीजें क्या है, लिंक्ड है आपस में। ठीक है, सो ये रीजन है। फाइन, ऐसे आपको असर्शन रीजन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट। छत्तीसगढ़ कहां से कार्व्ड आउट हुआ है, अब इसमें लॉजिक और थोड़ा सा मैपिंग स्किल्स लगेंगे। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश कटेगा सबसे पहले तो, कि मैपिंग देखोगे छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे आ जाता है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर टच भी नहीं करता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है 66%। ठीक है, अब बचा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बात करें 2000 में इट वाज कार्व्ड आउट। ठीक है, कहां से, मध्य प्रदेश से ये निकला है, मध्य प्रदेश से कार्व्ड आउट करके ये निकला है एज अ पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, झारखंड की बात करें, झारखंड बिहार से कार्व्ड आउट हुआ था। ठीक है, तो वो लेना देना नहीं है एंड छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि झारखंड छत्तीसगढ़ ये एक दूसरे से कार्व्ड आउट हुए थे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश से कार्व करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया एंड बिहार से कार्व होकर झारखंड को बनाया गया। यूपी इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। यूजुअली क्या होता है बच्चे, बिहार और झारखंड, यूजुअली झारखंड टिक करके आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। इधर थोड़ा सा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है कि मध्य प्रदेश से कार्व्ड होके 2000 में झारखंड छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ कम्युनिज्म इन द सोवियत यूनियन। भाई वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, इससे इजी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में नहीं पूछा जा सकता।
सीरियस एस्पिरेंट हो, एंड ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म सोशलिज्म एक ही बात है। सीधा आंख बंद करके किसको टिक करना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ उनका कम्युनिज्म भी खत्म हो गया था, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं, राइज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, राइज इन द यूएस इकोनॉमी ये तो इसके बाद हुआ था, यूएस इकोनॉमी का राइज हुआ था। डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ ही ये आपका सोवियत यूनियन एंड सोशलिज्म सब कुछ खत्म हो जाता है। वेरी इससे इजी क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते भाई बोर्ड्स में, ठीक है। एंड एज अ सीरियस बोर्ड एस्पिरेंट ऐसे क्वेश्चंस तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें ना लॉजिक लगेगा ना कुछ लगेगा, ठीक है। पूरा फैक्चुअल बेस्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड है ये। लेट्स सी असर्शन क्या कहता है, प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप। ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। तो ये किसमें की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। They are talking about global warming. Then a steady decline in the total amount of ozone in the Earth's atmosphere. क्या ओजोन डिप्लीट हो रही है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? तो फैक्ट क्या कहता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप, इट्स हीटिंग अप, ठीक है फाइन, इट इज ट्रू। तो ठीक है, यहाँ पे ये ट्रू दिख रहा है उसको आप टिक कर लो, मतलब असर्शन गलत है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग काफी टाइम से देखी जा रही है, तो असर्शन कैन नॉट बी रॉन्ग, असर्शन इज राइट। तो तीन ऑप्शंस में आपको असर्शन राइट है, 1 2 3। अब देखते हैं क्या रीजन ठीक है या नहीं। स्टडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर इज द कॉज ऑफ द ग्लोबल। भाई ओजोन कम हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत वेग नहीं लगा, क्योंकि ओजोन अगर डिप्लीट हो रही है इसका मतलब यूवी रेज इंक्रीज हो रही है, आपकी यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर इंक्रीजिंग व्हिच इज हार्मफुल फॉर योर स्किन, योर हेल्थ, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या होता है, इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना, ठीक है। अगर रीजन में ये होता कि स्टडी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पे क्या रीजन ही गलत है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन इज नॉट द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नॉट डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, ठीक है। तो रीजन इज रॉन्ग, तो रीजन इनकरेक्ट में एक ही ऑप्शन है सीधा ये, तो इधर इसकी भी जरूरत नहीं इसकी भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे और करेक्ट आंसर। 66% पे तो आप पहुंच गए थे क्योंकि एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास 1/3 चांस है इस क्वेश्चन को ठीक करने का, ठीक है। अब लॉजिक लगाने से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, फाइन। सो ये था आपका असर्शन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फैक्चुअल ही क्वेश्चन है, होल्ड ऑन। After the death of Lal Bahadur Shastri, there was an intense competition for the post of PM between Indira Gandhi and which of the following? Very easy. Again, very easy. Indira Gandhi and other person. किसके बीच में competition था for the next prime minister? ठीक है. So the right answer is Morarji Desai by no ifs and buts. सबको पता है कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में इंटेंस कंपटीशन था कि who is going to be the next प्राइम मिनिस्टर। शास्त्री जी की डेथ होती है 66 में इन ताशकंद एंड उसके बाद ही दोनों में इंटेंस कंपटीशन हो जाता है, ओके। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं, क्योंकि ही वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, ही वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फाइन। एंड बाकी दोनों काफी ज्यादा इंटेंस लीडर थे बट वो प्राइम मिनिस्टर के कंटेस्टेंट नहीं थे। एंड वीवी गिरी तो वैसे भी प्रेसिडेंट के लिए ऑप्ट करना चाहते थे पर वो अभी नहीं बनते, वो बाद में बनते हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान प्राइम मिनिस्टर की तरफ नहीं था, प्रेसिडेंट बनने की तरफ था, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन, सबको पता है कि मोरारजी देसाई वाज द कंटेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग कंट्रीज वाज फर्स्ट सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? पहली डेवलपिंग कंट्री कौन सी थी? तो ये सारे ऑप्शन साउथ एशिया में हैं, सो सारे ये जो कंट्रीज है साउथ एशिया में हैं। एंड इनमें से कौन सी कंट्री थी सबसे पहली डेवलपिंग कंट्री? साउथ एशिया में सबसे पहली डेवलपिंग कंट्री कौन सी थी? इट वाज नन अदर देन इंडिया। हाँ जी, सबसे पहले ही इंडिया ने ही पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे व्हेन आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जैसे ही जनरल इलेक्शंस हुए थे तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में
इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका एम क्या था, बर्थ रेट को कंट्रोल करना एंड मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना। बाकी कंट्रीज ने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, लेकिन इंडिया के बाद करी, ठीक है। इनका इनिशियल जो ध्यान था वो किसी और चीजों में था, ठीक है। तो इन कंट्रीज में सबसे पहले इंडिया ने कंट्रोल किया था। फाइन, लेट्स स्किप टू द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following events made South Asian region a sudden focus? फोकस किसने बता दिया आफ्टर कोल्ड वॉर पीरियड? तो कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से साउथ एशिया आपका ग्लोबल अटेंशन रिक्वायर करता था? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान बोथ बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, कारगिल कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई ग्लोबल अटेंशन आफ्टर कोल्ड वॉर पीरियड, भाई कोल्ड वॉर की बात करें, कोल्ड वॉर था आपका 1945 से लेकर 1991 तक, ठीक है। इट वॉज अ सीरीज ऑफ टेंशन। कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअल वॉर कभी हुआ नहीं था, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। एंड पूरा प्रॉब्लम ये था कि दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पे कहीं ना कहीं अटैक करने वाली, लेकिन कर नहीं सकती थी, और बैकअप इनका ऑप्शन हमेशा के लिए रहता था। सो आफ्टर कोल्ड वॉर पीरियड साउथ एशिया में सडनली अटेंशन क्यों आया? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे। न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे इन द ईयर 1998 में, जो कोल्ड वॉर पीरियड खत्म होने के 7 इयर्स बाद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट करा था, उसको देखते ही साउथ एशिया ने करा था। इस वजह से कंसर्न्स आ गए थे अबाउट रीजन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। अरे भाई कि साउथ एशियन कंट्रीज को तो हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है। एंड दोनों कंट्रीज क्या बन चुकी है, न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बन चुकी है। इस वजह से यूएस को अपनी हेजेमनी की क्या होने लगी, फिक्र होने लगी। इस वजह से ग्लोबल अटेंशन का ये इवेंट माना जाता है। अदरवाइज बाकी 3 इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना इंडिया एंड पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर बने, भाई यूएसए को तो कुछ हो गया, पानी का टैग आ गया ये देखने के बाद। तो ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 1999 लोकसभा इलेक्शन? वेरी इजी क्वेश्चन, फाइन। सो 1999 लोकसभा इलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं। इट वाज द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट विच वॉज नोन एज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी एंड अदर कोलिशन पार्टीज का कोलिशन है, ठीक है। एंड ये एक पहली कोलिशन वाली पार्टी है जिसने अपना 5 ईयर टर्म कंप्लीट किया था, टू कंप्लीट अ 5 ईयर टर्म। ये फर्स्ट कोलिशन था हु कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर टर्म, ठीक है। पूरा 2004 तक ये पूरा फुल फ्लेज टर्म किया था। उसके बाद कांग्रेस का अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आता है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड 2014 के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, which statement among the following is correct about the planning ideology of which? As you know, 2 sets of ideology होती हैं, left and the right, ठीक है। 2 sets of ideology हैं, एक होता है left, एक होता है right। जिसमें से left क्या करते हैं, they support poor, और right क्या करता है, they support capitalism। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट मेकिंग और ये हो जाता है आपका वेलफेयर, ठीक है। ये आ गई आपकी 2 सेट्स ऑफ आइडियोलॉजी, लेफ्ट एंड राइट। सो ये क्या बोल रहा है कि करेक्ट है, सही क्या है अबाउट। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम आपको ये भी देखना है कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। ये भाई कीवर्ड है, सर्कल कर लीजिएगा भाई, नहीं तो फिर 12 में से 12 कभी आएंगे भी नहीं। 12 आउट ऑफ 12 शुड बी योर मेन टारगेट, ठीक है। और वहां पे इतना टाइम नहीं है कि चीटिंग करके एक दूसरे से पूछ के आपने सॉल्व कर लिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन एमसीक्यूज। फाइन, लेट्स सी। अब लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, जो पुअर को सपोर्ट करती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, लेफ्ट सपोर्ट्स फ्री मार्केट इकोनॉमी। जी नहीं, ये राइट है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। और पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा है, सही ऑप्शन पूछा गया है। देन दे सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर ऑफ बेनिफिट ऑफ द पुअर सेक्शन, बिल्कुल ठीक।
बात तो यही है भाई, सपोर्ट को पुअर को सपोर्ट कर रहा है। चलो बाकी भी देखते हैं। डू नॉट वांट अननेसेसरी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। दे डू नॉट वांट, अरे भाई पुअर का सपोर्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो करेगी। कैपिटलिज्म तो प्रॉफिट बनाएंगे, तो जिसके पास पैसा नहीं है दे उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो ये भी गलत हो गया भाई। दे डू वांट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड दे एडवोकेट फॉर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। प्रोग्रेसिव मीन्स ओपन माइंडेड पॉलिसी, ठीक है, ओपन माइंडेड पॉलिसी। एंड यहाँ पे प्रोग्रेसिव है लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को फोकस नहीं किया गया है, तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट हो गया। तो राइट आंसर जो डायरेक्ट है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, दैट ये सपोर्ट कर रहा है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस। मेन रीजन भाई ये 2 मार्क्स में भी आता है, इस बार एमसीक्यू में पूछ लिया गया। मेन रीजन क्या था? चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, डोमिनेंस ऑफ द सिंडिकेट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टीज गॉट टुगेदर। क्या तो मेन रीजन की बात करें, आइडियोलॉजी तो चेंज हो गई थी कांग्रेस की, लेकिन वो कांग्रेस एज अ होल की चेंज नहीं हुई थी। कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एज यू नो, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ मींस ओल्ड कांग्रेस लेड बाय सिंडिकेट कांग्रेस आर रिक्वेशनिस्ट कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी। तो जो मेन स्प्लिट हुआ था 1969 में, क्योंकि सिंडिकेट कंट्रोल करना चाहते थे कांग्रेस को, एंड व्हाट दे थॉट कि जब इंदिरा गांधी आएंगी वो एक पपेट की तरह आएंगी एंड जो सिंडिकेट बोलेंगे इंदिरा गांधी वही करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो डोमिनेट करना चाहते थे कांग्रेस को, ठीक है। ऑपोजिशन की पार्टी, ऑपोजिशन अभी नहीं आया था, ठीक है, प्रॉपर्ली ऑपोजिशन नहीं आया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द ऑपोजिशन पार्टी, भाई ऑपोजिशन में नहीं, अगर ये कांग्रेस होता, इसकी जगह कांग्रेस होता तो ये ठीक होता, लेकिन ऑपोजिशन में अभी डिफरेंसेस भी नहीं आए। आइडियोलॉजी कांग्रेस की एज अ होल चेंज नहीं हुई थी, कांग्रेस में डिवीजन था, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। तो मेन रीजन क्या है? डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिंडिकेट, एंड सिंडिकेट ने कौन सा कांग्रेस लेड किया था? कांग्रेस ओ, विच इज द ओल्ड कांग्रेस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी लेड अलायंस ऑफ 2019 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। बीजेपी के अलायंस को क्या बोलते हैं? आंख बंद करके टिक कर लो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तो सबको पता होगा। बोर्ड एस्पिरेंट जो पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ता है, एनडीए आपका किसका अलायंस है? बीजेपी का अलायंस है। यूपीए किसका अलायंस है? आपका कांग्रेस का अलायंस है। बस बात खत्म। ये और ये तो कोई चीज है ही नहीं। यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, उसका अलायंस नहीं माना जाता, ठीक है। तो बीजेपी का अलायंस क्या है? जहां भी वर्ड नेशनल आता है वो बीजेपी का अलायंस है, जहां पे यूनाइटेड आ गया वो आपको कांग्रेस का अलायंस है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड चूज इनकरेक्ट। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, इनकरेक्ट पेयर देखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको करेक्ट पेयर पूछा गया है, इसमें आपको इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा पेयर बिल्कुल ही गलत है? चलिए देखें। पहला क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। भाई बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री ने ये ही स्लोगन दिया था, ठीक है। जब आप वो चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको छोटे से लाल बहादुर शास्त्री के बॉक्स में ये मेंशन होगा कि जय जवान जय किसान का स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री ने। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, तो ये तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, बिल्कुल ठीक। जब इंदिरा गांधी वापस आई थी अपनी सत्ता में, उन्होंने सबसे पहला स्लोगन ये दिया था 10 पॉइंट प्रोग्राम के साथ कि गरीबी हटाओ। फिर कांग्रेस ऑपोजिशन ने क्या दिया? इंदिरा हटाओ, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है? ये भी करेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड आ जाता है सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल ऑपोजिशन लीडर्स अगेंस्ट इंदिरा गांधी। भाई सिंडिकेट अगेंस्ट तो थे इंदिरा गांधी के, लेकिन वो ऑपोजिशन लीडर्स थे जी नहीं, वो कांग्रेस लीडर्स थे। तो कुछ बच्चे इसको भी क्या करते हैं? क्रॉस करके आ जाते हैं कि अरे भाई वो तो अगेंस्ट थे इंदिरा गांधी के, यहां पे फंस जाते हैं। भाई वर्ड प्ले देखो, ऑपोजिशन लीडर्स नहीं थे, ये कांग्रेस लीडर्स थे, ये कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक है। ग्रैंड अलायंस फॉर्म बाय ऑल नॉन कांग्रेस पार्टी, ये भी ठीक है, तो एक ऑप्शन भी। तो राइट आंसर क्या हो गया? सिंडिकेट वाला, ऑप्शन सी, कि ये कांग्रेस लीडर्स थे भाई, ये ऑपोजिशन लीडर्स नहीं थे। तो यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, institutional safeguards to minimize the negative effects of globalization on those who are economically weak are known as what? भाई आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है कि ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स
जो क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, हम उसको सोशल सेफ्टी नेट्स बोलते हैं। ये 2 मार्कर क्वेश्चन भी है, तो ये एज इट इज डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में भी लिखकर आनी है। तो ये कुछ नहीं होता, ये वेलफेयर मेजर्स नहीं होता, इसको हम क्या बोलेंगे, सोशल सेफ्टी नेट्स। ये और ये होती क्या है, ये सोशल सेफ्टी नेट्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सब्सिडीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है। सो ये नहीं होता, फाइन। तो ये जो वेलफेयर मेजर्स है, ये इसका एक हिडन टर्म है जो ऑटोमेटिकली सोशल सेफ्टी नेट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हिडन टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, एक लार्जर टर्म। इसलिए राइट आंसर क्या है, सोशल सेफ्टी नेट्स है इंस्टेड ऑफ वेलफेयर मेजर्स, क्योंकि इसमें सब आ गया, फाइन, होलिस्टिक टर्म हुआ, इसलिए आपका बी क्वेश्चन, बी आंसर करेक्ट है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन। तो भाई क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब इसका एक ही, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक ही चीज कर सकते हैं, सबसे पहले जो भी चीजें आपको आती है ना उनके ईयर लिखिए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, ये आया था 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। वर्ल्ड बैंक आया आपका 1944 में, ठीक है। यूएनओ आया 1945 में, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आया 57 में। अब इसको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला क्या है, वर्ल्ड बैंक। देखो ऑप्शन 2 कहां है, सबसे पहले ऑप्शन 2 यहां पर है, और किसी में ऑप्शन 2 है नहीं है, तो ये गलत हो गए और ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो जिसका भी अगर आपको पता है, आपको मिनिमम 2 अगर पता होंगे ना तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चे यूजुअली क्या होते हैं, वर्ल्ड बैंक और यूएनओ में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं भाई, पहले वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था 44 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका यूएनओ फॉर्म हुआ है 45 में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। देन दोबारा असर्शन रीजनिंग आ गया, चलिए देखें क्या है ये, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इज एक्सपेक्टेड टू कोप विद द better with the unipolar world, and after the disintegration of Soviet Union many new countries joined United Nation। देखो भाई, पहला ठीक है, expected to cope better with the unipolar world। unipolar world मतलब यूएसए वाला वर्ड, जिसमें यूएसए डोमिनेट कर रहा है, एंड वो एक्सपेक्टेड था कोप बेटर। यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं यूएसए के साथ हाथ में, मतलब बिल्कुल बैलेंस होना बहुत जरूरी था। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मेनी न्यू कंट्रीज जॉइंड यूनाइटेड नेशन। भाई ये तो 1945 में फॉर्म हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, ठीक है। ये 1991 में हुआ है भाई, ठीक है। न्यू कंट्रीज हाँ बिल्कुल ज्वाइन करी थी, लेकिन ये पहले से भी ज्वाइन हो चुकी थी। क्या इसका कोई रिलेशन है, ये यूएसएसआर की बात कर रहा है, ये यूएसए की बात कर रहा है, तो क्या इसकी वजह से ये हुआ, भाई बहुत कंट्रीज ने ज्वाइन करा इसलिए यूनाइटेड नेशन कोप अप हुआ? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद जब यूएस का डोमिनेंस था, यूनाइटेड नेशन के बाद प्रेशर आ गया था कि उसको भी स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करना है इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, क्योंकि यूएस अपनी हेजेमनी क्रिएट कर रहा था डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो वॉर ना हो जाए इसलिए यूनाइटेड नेशन को काफी अच्छे से अपना परफेक्ट रोल प्ले करना था, ठीक है। एंड डिसइंटीग्रेशन के बाद काफी नई कंट्रीज ने बिल्कुल किया था, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, फाइन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। सो डैश मींस द प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड फॉर द ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। भाई इसमें तो इफ्स एंड बट्स करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी इफ्स एंड बट्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नीड्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है भाई। बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाओगे ये आंसर आ जाएगा, फाइन। तो इसमें तो इफ्स एंड बट्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या डायरेक्टली इतना इजी क्वेश्चन पे दे देते हैं भाई बोर्ड्स में, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आर्टिकल 370 रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अबॉलिश। भाई अबॉलिश कब हुआ है, सबको पता है 2019 में ये अबॉलिश हुआ था, कब, ठीक है। 2019 है, अब डेट्स डिफरेंट है, 9th है, 15 है, 19th है, ठीक है। अब लोग पता है क्या करेंगे, बच्चे कंफ्यूज होके इसको या तो ये वाला टिक कर देंगे, ये वाला टिक कर देंगे। पहली बार जनवरी में तो हुआ भी नहीं था ऐसा कुछ,
ठीक है, ये हुआ था, डिस्कशन शुरू हुआ था 5 अगस्त को एंड फाइनली अबॉलिश कब हुआ था आपका 9 अगस्त को होगा। फैक्चुअल है ये, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल फैक्ट नहीं पता तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें तुक्का मार के नेगेटिव मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो इसमें से या इसमें से ही टिक करने वाले हैं, आई कैन वाउच ऑन दैट, बट ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप ये छोड़ सकते हैं, सिंपल है। राइट आंसर इज 9 अगस्त 2019। 5th को डिस्कशन शुरू हो गए थे, 9 को फाइनली 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। For how many years are the non-permanent members of UNSC elected? भाई very easy question। UNSC की बात करें 2 sets of members हैं, एक आ जाते हैं आपके परमानेंट मेंबर P5 जिसमें आता है आपको USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। ये परमानेंट है भाई, इनका कोई इलेक्शन पीरियड नहीं होता, ये हमेशा रहेंगे। P5 होते हैं आपके 10 मेंबर्स, सॉरी द अदर मेंबर्स आर द 10 मेंबर्स जिनका टर्म क्या होता है 2 इयर्स का, एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2 साल का इनका टर्म होता है, हर 2 साल में इनके री इलेक्शन होते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो ऐसे में ये ऑलरेडी हाईलाइट है तो आपको ये याद रखना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, नीति आयोग का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट सर्कल द वर्ड करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट और इज, ठीक है, ये याद रखना है। टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक इनपुट टू द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया, सर्व एज अ थिंक टैंक, अरेंज द फंड्स फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, टू एंड द टार्डी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। भाई नॉट ऑब्जेक्टिव, नीति आयोग का काम क्या था, टू सर्व एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, और उसे रिप्लेस किसको किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। तो थिंक टैंक तो ये है, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक इनपुट टू द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया, भाई पॉलिसीज बनाएगा तो इनपुट तो देगा, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इनपुट प्रोवाइड करना टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, भाई ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वेलफेयर करेगा तो ऑब्वियसली एक इनपुट देगा, वेलफेयर की वजह से पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, तो इनपुट तो डेफिनेटली है, ठीक है। टू पुट एन एंड टू द टार्डी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, बिल्कुल ठीक। टार्डी मींस वेरी वेग पॉलिसीज, उसको ये एंड करना और अच्छी पॉलिसीज लेकर आनी है। भाई फंड्स अरेंज करने का काम नीति आयोग का नहीं है, ये फंड्स बिल्कुल अरेंज नहीं करता, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री फंड्स अरेंज करती है, वो डिमांड करेगी आपके पार्लियामेंट में और उसके अकॉर्डिंगली ये एलोकेशन जाता है कौन सी मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, ये फंड्स अरेंज करने का काम नहीं है। तो राइट आंसर इज दिस वन, नीति आयोग ये काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, ठीक है। चलो अब सबको ऐसे क्वेश्चन में आप सबको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको ईयर्स मेंशन करने हैं। ईयर्स मेंशन की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर, नेहरू की डेथ के बाद शास्त्री को अपॉइंट किया गया था, नेहरू की डेथ और शास्त्री की अपॉइंटमेंट हुई थी 64 में। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था आपका इंडो पाक वॉर के बाद 66 में। 4 जनरल इलेक्शंस हुए थे आपके 67 में। देखो तीनों ही इवेंट बहुत आसपास है तो कंफ्यूजन नहीं करना। एंड वीवी गिरी का इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट हुआ था आपको 1969 में, जब इंदिरा गांधी ने नॉमिनेट करा था, ठीक है। तो ये आपके ईयर्स हो गए, जिसमें से आपको सारे ईयर्स याद होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या हुआ आपका, ये हुआ, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें फर्स्ट आगे है, फर्स्ट आगे एक ही ऑप्शन में है ये। देखा जाए ये चारों के चारों ऑप्शन ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए थे। तो अब इफ यू आर स्मार्ट एनफ यू कैन इजीली क्रैक दिस, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। लो जी, एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका इनकरेक्ट, पूछ रहा है वो कि इनकरेक्ट क्या है। चलिए देखिए, बॉम्बे प्लान इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, it supported the state ownership of industry, it was made by some leading industrialist and supported the some idea of planning। बॉम्बे प्लान की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स आइडिया ऑफ प्लानिंग को सपोर्ट करेगा ही करेगा, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो चुका है, ठीक है। लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ये प्लान बेस्ड था। इट सपोर्टेड द स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, ये वेग है, दिस इज द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट है, स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री को इसने नहीं इतना
सपोर्ट किया था। एंड हाँ, ब्लूप्रिंट भी है फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो इट सपोर्टेड द स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री इज द राइट आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड, अगेन नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, इंडिया नेपाल के बारे में जो रिलेशनशिप है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, स्पेशल ट्रीटी है रिलेटेड टू ट्रैवल एंड वर्क विदाउट वीजा, यस दिस इज ट्रू, विच इज नोन एज रोटी बेटी रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम रोटी बेटी रिलेशनशिप कहते हैं, ट्रैवल एंड वर्क, ठीक है। सो ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इंडिया शेयर्स द रिवर वाटर फ्रॉम नेपाल, बोथ कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेपाल ऑलवेज फॉलोज द पॉलिसी ऑफ इंडिया। चलिए बाकी तीन ऑप्शंस देखते हैं। रिवर वाटर की बात करें, कोसी गंडक महाकाली रिवर, इस पे रिवर वाटर शेयरिंग पे एग्रीमेंट्स बन चुके हैं, दोनों के पास अभी डेमोक्रेसी है। एंड नेपाल ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ इंडिया, भाई हमेशा से नहीं करता था, नेपाल मोनार्कियल गवर्नमेंट था, मोनार्की थी वहां पे, उसके बाद रिपब्लिक फॉर्म आई है, और इंडिया ने कभी प्रेशराइज नहीं किया नेपाल को कि उसकी पॉलिसीज फॉलो करें। सो क्या है इनकरेक्ट इंडिया नेपाल के रिलेशन में, ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Identify the main reason behind the investment of MNCs in the developing country. MNCs, multinational corporations, developing countries में क्यों invest कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या options हैं, चलिए देखिए, ठीक है। MNCs are part of a capitalist society, कैपिटलिज्म का पार्ट है। एंड कौन सा रीजन है, तो इनकरेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट रीजन पूछा है। वेलफेयर ऑफ मंडल, नो भाई, प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं वो। अंडर डेवलप अंडर प्रिविलेज लोगों को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, टू इंक्रीज देयर ओन एसेट, जी हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए वो कंपनीज एस्टैब्लिश होती है। जैसे मेरा एक ब्रांड है, मेरी कंपनी है, मैंने दूसरी कंट्री में सेटअप करा, क्यों, कंज्यूमर इंटरेस्ट करने के लिए। मैं जितना पैसा बना रही हूँ क्योंकि उनको, मुझे पता है मेरा ब्रांड उनको पसंद है, ठीक है। आजकल की कंपनीज यही कर रही हैं, ठीक है, अपने असेट्स और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें उनका खुद का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी कंट्रीज का बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, ये सेल्फिश होती हैं। एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, बिल्कुल नहीं भाई, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का काम नहीं कर रही है एमएनसी, प्रॉफिट बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चंस, द डेकेड ऑफ डैश, द पीरियड ऑफ सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन इंडिया, कौन सा पीरियड डेमोक्रेटिक अपसर्ज माना जाता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर का पहला लाइन ही यही है कि 5 मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे, कौन से पीरियड में हुए थे भाई। 1960s तो डेंजरस डेकेड था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द 1980s आ गया, 1970s आ गया, 1990s आ गया। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज होता है आपका 1990s में, बहुत ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स होता है। सबसे पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका इंट्रोडक्शन होना इन द इंडियन इकोनॉमी, इन द इंडियन सोसाइटी। देन मंडल इशू, कांग्रेस का डिसबैलेंस हो जाता है, कांग्रेस एज अ पार्टी नहीं होती, डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन, बहुत सारे रीजंस की वजह से इसको सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, फाइन। देन लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन मूवमेंट होती है आपकी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो साउथ इंडिया में शुरू हुई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, साउथ इंडिया में शुरू हुई थी, और ये किसने शुरू करी थी, ईवी रामास्वामी नेकर, पॉपुलरली नोन एज पेरियार। इनको हमने पेरियार का टाइटल दिया है, पॉपुलरली नोन एज व्हाट, पेरियार। तो ये पेरियार का टाइटल हमने इनको दिया है, ठीक है। तो ही स्टार्टेड इट, एंड ये जो बाकी के लीडर्स हैं इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। सो के कामराज का लेना देना नहीं, के करुणानिधि एंड सी अन्नादुराई, these leaders supported him, but he was the founder of this self respect movement, उनके फाउंडर थे, तो ही क्रिएटेड है। एंड इसकी बात करें सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, तो 1990s का ये जो डेकेड है वो माना जाता है सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। कहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, कौन से क्वेश्चन में आप फैक्चुअल बेसिस यूज करके, अपनी फैक्ट्स यूज करके, अपनी नॉलेज यूज करके इजिली कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व। सो टारगेट यही है 12 MCQs के अंदर हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, 12 में से 12 स्कोर करना है। So I'll see you in the next lecture everyone. Till there, take care. Bye bye. Jai Hind.
KP classes, dedicated to excellence.